नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है और खबर का हर चैप्टर इतने विस्तार से खोलता हूं कि आप उस खबर के मास्टर होके निकलते हैं। और न्यूज का इकलौता फैमिली शो इसलिए कहता हूं क्योंकि खबर उस अंदाज में है कि आपको क्या, आपके बच्चों को भी समझ में आएगी। तो सबसे पहले पाठशाला की शुरुआत में रोज की तरह आपको बता दूं आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। मोदी नाराज या जज गुस्सा, बड़ा तूफान आने वाला है क्या, आज इसके बारे में बात करूंगा। मोदी सरकार और जजेस में क्यों फिर ठन गई है, आज इसका भी चैप्टर है। चीन अपने ही लोगों पर टैंक चलवाने वाला है क्या, आज इसकी भी बात होगी। पीएम मोदी का वो फैसला जो चाइना को बचा सकता है, वो फैसला कौन सा है, चीन को जो बचाएगा, आज उसके बारे में बताऊंगा। और आखिर में आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, जलती सिगरेट देखने वालों को भयानक कैंसर हो रहा है। यह कैसे हो रहा है, आज इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। जलती सिगरेट देखने वालों को कैंसर कैसे हो रहा है, इसका चैप्टर। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का एक साथ रिवीजन, फिर पहला चैप्टर खोलूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर देश के गांवों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। गुजरात के कच्छ में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने गांव और शहर की खाई चौड़ी करने का काम किया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस को कच्छ बोझ की तरह लगता था भाई, लेकिन हमने कच्छ की संभावनाओं को समझा और आज पर्यटन के क्षेत्र में कच्छ को बहुत आगे निकाल दिया है। राहुल गांधी ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट विवाद पर पहली बार खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी ने कहा कि दोनों ही नेता कांग्रेस के लिए जरूरी, इनके विवाद से राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा पर कोई संकट नहीं आएगा। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारत जोड़ो यात्रा अब कांग्रेस से आगे निकल गई है, अब यह भारत की आवाज है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी छवि खराब करने के लिए बीजेपी ने करोड़ों रुपए खर्च किए। रामपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले आजम खान ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया। आजम खान ने कहा है कि उन्हें यह समझ ही नहीं आ रहा कि उनका कसूर क्या है, क्यों यह सरकार उनकी जान की दुश्मन बन गई। लोगों को संबोधित करते हुए आजम खान रोने भी लगे। आजम खान ने कहा कि मेरा वोट डालने का अधिकार खत्म कर दिया। बोले कि मैंने चंदा मांगकर कॉलेज बनवाया तो ईडी को मेरे पीछे लगा दिया। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब का आज पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा हो गया है। रोहिणी एफएसएल में आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया। कोर्ट के बाहर आज जोरदार हंगामा भी हुआ। क्या हुआ कि पुलिस जब आफ्ताब को लेकर जा रही थी तो कुछ लोगों ने आफ्ताब की वैन पर हमला कर दिया। हमलावरों ने तलवार से आफ्ताब की गाड़ी पर हमला किया। पुलिस ने हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने मर्डर वेपन बरामद कर लिया, यह कहा जा रहा है, जिससे आफ्ताब ने श्रद्धा के शरीर के टुकड़े किए थे, वो वेपन मिल गया है, ये अभी सोर्सेज कह रहे हैं। दिल्ली के पांडव नगर में श्रद्धा हत्याकांड जैसा मामला सामने आया है। एक महिला ने बेटे के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक महिला ने 30 मई को अपने पति की हत्या की और उसकी लाश के 22 टुकड़े किए। लाश के टुकड़ों को फ्रिज में रखा और उसके बाद इन टुकड़ों को पांडव नगर के रामलीला मैदान में ही फेंक दिया। पुलिस को अब तक लाश के 12 से 15 टुकड़े मिल गए हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। एक ओवर में 6 छक्के लगाने के कारनामे के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन भारत के बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ एक ओवर में 7 छक्के लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। विजय हजारे ट्रॉफी में महाराष्ट्र की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ ने उत्तर प्रदेश के खिलाफ यह कारनामा किया। पारी के 49वें ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने 7 छक्के लगाए और इस ओवर में एक नो बॉल थी, तो ओवर में कुल 43 रन बने। इस मैच में ऋतुराज गायकवाड़ ने 16 छक्के और 10 चौकों की मदद के साथ 159 गेंद पर 220 रन की पारी खेली। ईरान में एंटी हिजाब प्रोटेस्ट लगातार जारी है। सरकार प्रदर्शनकारियों पर सख्ती बरत भी रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई की भांजी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिरदे दरअसल अयातुल्लाह खामेनेई की भांजी मुराद खानी ने एक वीडियो जारी किया। इसमें ईरान की सरकार को हत्यारा और बच्चों का कातिल बताया गया था। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, और इसमें सवाल इस बात का क्या मोदी नाराज हैं या जज
रास्ते में है और क्या बड़ा तूफान आने वाला है देश में जिसकी चर्चा तक नहीं हो रही। पिछले कुछ चैप्टर्स में मैंने आपको बताया है कि किस तरह से सरकार और जुडिशरी के बीच, यानी सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव के हालात बन रहे हैं। चुनाव आयोग में नियुक्ति का मामला हो, जो मैंने आपको पूरा डिटेल समझाया था कि क्या हुआ है, या फिर कॉलेजियम सिस्टम, इसका मामला, कॉलेजियम सिस्टम जिससे जज नियुक्ति करते हैं। यह टकराव कैसे बढ़ता जा रहा है, क्यों चिंता जताई जा रही है कि इसकी वजह से बड़ा तूफान आने जैसे हालात तो नहीं बन रहे हैं, यह मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि क्यों इसको बड़ी गंभीरता से देखने की जरूरत है, जिसे हम भारत का लोकतंत्र कहते हैं। भारत का लोकतंत्र, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो जो 3 स्तंभ बताए गए, एक है विधायिका, यानी जिसे आप कहते हैं संसद, विधानसभा वगैरह वगैरह, इसका काम है कानून बनाना। दूसरी है कार्यपालिका, यह है जो चुनी हुई सरकार है, जो कानून को लागू करती है, जो देश को चलाती है, वो कार्यपालिका हो गई। और तीसरी होती है न्यायपालिका, जिसको जुडिशरी कहते हैं। इसका काम है जो कानून बना उसकी समीक्षा करना, उसकी रक्षा करना वगैरह वगैरह। तो ये 3 लोकतंत्र के हिस्से हैं। चौथा, कुछ लोग पत्रकारिता को भी जोड़ देते हैं कि पत्रकार चौथा स्तंभ है, लेकिन मैं मानता हूं पत्रकार चौथा स्तंभ नहीं है। आज की तारीख में पत्रकार इन 3 स्तंभ के ऊपर लगे हुए सीसीटीवी कैमरा जैसा है, जो तीनों में क्या चल रहा है वो दिखा देता है। सीसीटीवी फुटेज देखिए और तय कर लीजिए कि क्या दिख रहा है उसमें। तो हम सीसीटीवी फुटेज, मतलब सीसीटीवी कैमरा है जो फुटेज दिखते हैं। यहां पर स्थिति यह बन रही है कि ऐसा लग रहा है कि ये वर्सेस हो गया है, कार्यपालिका वर्सेस न्यायपालिका, ये टकराव की स्थिति बन रही है। और ये जो नया टकराव है, ये उसी पुराने मुद्दे को लेकर हो रहा है, जिसमें अक्सर कई लोग सवाल उठाते हैं कि भारत में जज ही जजों की नियुक्ति क्यों करते हैं भाई। अब यह मामला और आगे बढ़ रहा है। जजों की नियुक्ति जिस सिस्टम से होती है उसको कहते हैं कॉलेजियम सिस्टम। जो कॉलेजियम सिस्टम जजों के नाम की सिफारिश करता है आज, अच्छा ये कॉलेजियम सिस्टम अभी आपको समझाऊंगा होता क्या, थोड़ा आज इसको समझिए। लेकिन पहले सुन लीजिए कि मामला क्या हुआ। इस मामले में कॉलेजियम सिस्टम जो सिफारिश करता है कि किसको किसको जज बनाना है, नियुक्त करना है, इसी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सरकार से एक तरह से नाराज हो गई। कॉलेजियम की सिफारिश के बावजूद जजों की नियुक्ति में देरी के मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से नाराजगी जताते हुए अटॉर्नी जनरल को कह दिया, अटॉर्नी जनरल सरकार की तरफ से जो वकील होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को कहा कि जमीनी हकीकत यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन नामों की सिफारिश की उन नामों को केंद्र सरकार ने क्लियर नहीं किया। इसमें वो नाम भी शामिल हैं जिसे सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है। मतलब जज जो हैं उनको थोड़ा गुस्सा इस बात का आ रहा है कि एक तो हमने नाम भेजा, कई ऐसे नाम हैं जिनको दोबारा भेजा, फिर भी तुम क्लियर नहीं कर रहे हो। ये उनकी सरकार से नाराजगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के वकील यानी अटॉर्नी जनरल से पूछा कि सिस्टम कैसे काम करता है। हम अपनी नाराजगी पहले ही जाहिर कर चुके हैं। एक बार जब कॉलेजियम किसी नाम को दोबारा भेजता है तो वहीं बात खत्म हो जानी चाहिए कि हमने भेज दिया दोबारा, तो अब करो, खत्म मामला। ऐसा नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट सिफारिश करे और सरकार उस पर बैठी रहे। यह पूरी प्रणाली को निराश करता है। मतलब जज को एक तरह से गुस्सा आया हुआ है कि भाई हमने दोबारा नाम भेज दिया, फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जताई, कॉलेजियम की तरफ से भेजे गए नामों में सरकार वरिष्ठता का ख्याल नहीं रखती, सीनियरिटी का। कोर्ट ने कहा कि कभी कभी जब आप नियुक्त करते हैं तो आप सूची से एक नाम उठाते हैं, हमने भेजा भाई ये नाम है, आपने एक नाम उठाया और दूसरों को स्पष्ट नहीं किया। आप जो करते हैं वो प्रभावी रूप से वरिष्ठता को बाधित करता है, जबकि कॉलेजियम नामों के सिफारिश के वक्त वरिष्ठता का भी ख्याल रखती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी जो नाराजगी है वो मोटे तौर पर मैंने आपको समझा दी जो इस मामले में उठी कि भाई हमने नाम भेजा तो देर क्यों कर रहे हो, जब दोबारा नाम भेज दिया तो करो, फिर क्या सोच रहे हो। और तीसरा कि आप वरिष्ठता का ध्यान नहीं रखते। लेकिन इसमें सरकार का भी पक्ष है, सरकार का भी स्टैंड है। ये तो जजेस की नाराजगी बताई। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम पर हाल ही में कानून मंत्री किरेन रिजिजू के बयान को भी खारिज कर दिया
जिसमें किरण रिजिजू ने कहा था कि यदि सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम को लगता है कि सरकार की तरफ से उसकी सिफारिशों में फैसला नहीं लिया जा रहा है तो वो जजेस की नियुक्ति पर नोटिफिकेशन जारी कर दे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, यह गलत बात। इस पर अटॉर्नी जनरल वेंकटरमणी ने कहा कि यह मीडिया पर छपी जानकारी है जो कभी कभार गलत भी होती है। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह प्रेस रिपोर्ट नहीं है, यह उच्च पद पर आसीन व्यक्ति की तरफ से आया है। अगर वो ये कह रहे हैं कि कॉलेजियम जो करना चाहती है कर ले, जो हम खुद ही कर लेंगे। मतलब तनातनी की स्थिति स्पष्ट दिख रही। नरेंद्र मोदी सरकार जब से आई वो चाहती थी कि यह कॉलेजियम सिस्टम, जिसमें अकाउंटेबिलिटी की थोड़ी चिंता लोग जताते रहे हैं, पारदर्शिता की चिंता लोग जताते रहे हैं, ये बदले। और कोर्ट जो है उसको दिल से लगाए बैठा कि ये कॉलेजियम सिस्टम ही चलता रहेगा। तो कानून मंत्री ने कह दिया कि भैया अगर आप देरी लग रही है तो आप नोटिफिकेशन जारी कीजिए, कर दीजिए, जब आपको ही करना है। हमको सिर्फ नाम को आपने जो भेज दिया उसी को आगे बढ़ा देना, तो आप ही कर दीजिए। जज करे तो ठीक है, हम कर देंगे फिर। मतलब एकदम टेंशन दिख रहा। जजों की नियुक्ति में देरी पर सुनवाई के दौरान एनजेएसी का मुद्दा भी उठा। अब ये एनजेएसी क्या है इसको समझिए। यही नरेंद्र मोदी सरकार लेके आई थी, इसको कहते हैं एनजेएसी। ये पढ़िएगा, सुनिएगा, जानिएगा, तभी पता समझ में आएगा कि मामला कहां फंस रहा है। इसको कहते हैं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट। ये इसका फुल फॉर्म बता रहा हूं, अपॉइंटमेंट्स और कमीशन। ये कानून एक्ट यानी एनजेएसी एक्ट जो है, नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी अपॉइंटमेंट कमीशन, ये कानून नरेंद्र मोदी सरकार लेकर आई थी। इसका क्या हुआ अभी बताऊंगा। तो इसका भी जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार एनजेएसी प्रणाली को लागू नहीं करने से नाराज नजर आ रही। कोर्ट को लग रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार चाहती थी कि ये आए अकाउंटेबिलिटी, लेकिन वो हुआ नहीं, तो मोदी सरकार नाराज चल रही है, सुप्रीम कोर्ट को लगा। लेकिन कानून का पालन न करने की यह वजह नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर आप नाराज हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम जो आपको अभी कानून है कॉलेजियम वाला इसमें नाम भेजेंगे तो आप उसको मानिएगा नहीं। साल 2015 में हुआ क्या था कि ये जो एनजेएसी एक्ट सरकार लाई थी, कोर्ट ने इसको असंवैधानिक करार दे दिया था। कॉलेजियम सिस्टम को बदलने के लिए मोदी सरकार ये लेकर आई थी क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम पर बहुत सारे सवाल उठते रहे। तो एनजेएसी एक्ट आया, कोर्ट ने इसको असंवैधानिक बता दिया, तो मामला फंस गया। और ये टसल आज का नहीं है, इसका इतिहास भी अभी बताऊंगा। जजों की नियुक्ति में देरी से जुड़ा मामला क्या है जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, पहले उसको समझ लीजिए। पिछले साल क्या हुआ, अप्रैल का महीना था, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि अगर कॉलेजियम की तरफ से एकमत होकर किसी नाम को दोबारा भेजा जाता है तो केंद्र सरकार को 3 से 4 हफ्ते में उस जज की नियुक्ति को मंजूरी दे देनी चाहिए। मतलब एक बार हमने दोबारा कह दिया तो आप कुछ नहीं कीजिए, आप उसको बस कीजिए। इस फैसले को आधार बनाते हुए एक याचिका डाली गई जिसमें यह आरोप लगाया गया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय टाइम फ्रेम का उल्लंघन किया जा रहा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि कॉलेजियम ने कुछ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम सरकार को भेजे हैं जिन पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया। बेंच की तरफ से कहा गया कि पिछले 2 महीने से सब कुछ ठहर गया है, इसे तुरंत ठीक किया जाए। बेंच ये भी कह रही है कि हमें कोई फैसला लेने पर मजबूर ना करें। अगली सुनवाई अब 8 दिसंबर को होगी। टेंशन देख रहे हैं। कानून मंत्री कह रहे हैं कि इतना ही है तो नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए, ये कह रहे हैं हम कर देंगे, हमको कोई फैसला लेने पर मजबूर मत कीजिए। मतलब एकदम तनातनी दिख रही है। उधर मोदी सरकार भी पीछे हटने को तैयार नहीं है क्योंकि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर जो है उनको बहुत क्लैरिटी रहती है कि भाई मैं कुछ देश में चीजें बदलने के लिए जिस पर सवाल उठते रहे काम कर रहा हूं, तो वो अपना पक्ष रखते हैं, स्ट्रांगली रखते हैं। चुनाव आयोग में नियुक्ति का मामला हो जो मैंने आपको अभी लास्ट वीक समझाया था, या फिर कॉलेजियम का मामला, मोदी सरकार का क्लियर स्टैंड है। कानून मंत्री एकदम खुलकर बोल रहे हैं। एक बार कानून मंत्री किरण रिजिजू को सुनिए, फिर आपको जरा ये मैटर और विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से कानून मंत्री या नरेंद्र मोदी सरकार खुलकर चिंता जता रही है। Collegium system is alien to the Indian Constitution. You tell me under which provision the
collegium system has been prescribed. But because the Supreme Court, in its own wisdom, through a court ruling or through a case judgment known as first judge's case, created a collegium. Now that collegium, whether the Supreme Court collegium or High Court collegiums, they recommend the name. And government has to do due diligence. Prior to 1991, all the judges are appointed by the government. But if you expect the government should merely sign the name to be appointed as a judge, just because it is recommended by the collegium, what is the role of government then? So never say that government is sitting on the files. Then don't send the files to the government. You appoint yourself, you run the show then. कानून मंत्री की बातें आप सुन रहे हैं, खुलकर कह रहे हैं वो। ये मत कहिए कभी कि सरकार जो है वो फाइल पर बैठी, क्योंकि वो ड्यू डिलिजेंस भी करते हैं। सर, जो जजेस का सिस्टम है, कोलिजियम सिस्टम, वो जजेस के पास तो आईबी है नहीं, कोई ऐसा सोर्स तो है नहीं कि पता लगाए कि जिसका नाम हमने दिया है उसका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है नहीं है, कहीं कोई ऐसा कनेक्शन नहीं कि चिंता की बात हो, वो सरकार करती है। तो कानून मंत्री खुल कह रहे हैं, ये मत बोलिए कि हम फाइल पर बैठे हैं, फिर आपको जो करना है कर लीजिए, फाइल भेजिए मत, क्योंकि यू रन द शो। ऐसी बातें कही जा रही, मतलब एकदम खुलकर स्पष्ट है। और कानून मंत्री सवाल उठा रहे हैं कि 91 के पहले तो ऐसा नहीं होता था, बाद में आपने खुद ही एक कानून अपना फैसला देकर बना लिया कि कॉलेजियम सिस्टम चलेगा। लेकिन देखिए टसल कैसे बढ़ रहा है। जब चुनाव आयोग में नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तब सरकार ने साफ कह दिया था कि क्या कार्यपालिका के हर छोटे छोटे काम की समीक्षा होगी। मतलब एक तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार ने यह हिंट दिया था कि देश चलाने का काम हमारा है। आप चाहते हैं भाई कि आपके कॉलेजियम सिस्टम में कोई ना घुसे, तो फिर उस तरह से जो एक सिस्टम बना हुआ है कि इलेक्शन कमीशन में नियुक्तियां कैसे होगी, उसमें कौन करता है नहीं करता है, क्या यह कार्यपालिका के क्षेत्र में घुसना नहीं है, यह प्रश्न पूछा गया। अगर हर कदम पर शक करेंगे तो यह चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और गरिमा को प्रभावित करेगा और आयोग के बारे में लोगों की राय पर भी बुरा असर डालेगा। यह पिछली सुनवाई में मोदी सरकार क्लियर कर चुकी। इसके अलावा यह भी कहा गया था कि जजों की नियुक्ति में भी कई बार अजीब चीजें हो जाती हैं, लेकिन अगर इसी तरह से चुनाव आयोग के मामले में कुछ होता है तो क्या कोर्ट को दखल देना चाहिए। इस पर जस्टिस रस्तोगी ने कहा था कि एक समय ऐसा था जब जजों की नियुक्तियां ऐसे होती थी कि चीफ जस्टिस किसी वकील को भी कह देते थे कि ज्वाइन कर लो। वो सिस्टम काम कर रहा था, लेकिन एक समय के बाद सवाल उठे, फिर नया सिस्टम लाया गया। अब नया सिस्टम भी काम नहीं कर रहा, कह रहे हैं जज कह रहे हैं कि नया सिस्टम भी काम नहीं कर रहा, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसी तरह का सवाल इस मामले में भी है। और सरकार को यही लगता है कि जब आपको खुद लग रहा है कि यह सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो एक एनजेएसी आता है, उसको असंवैधानिक बता दिया जाता है। लेकिन उसके बाद इस सिस्टम को सुधारने के लिए क्या हुआ, यह आप कैसे पूछेंगे, किससे पूछेंगे? जुडिशरी से आप कुछ पूछ ही नहीं सकते। एक तरह से कॉलेजियम सिस्टम को जिस तरह से कानून मंत्री खुलकर बोल रहे हैं, वो बातें बहुत सारे लोगों को चुभ रही हैं और इसलिए टकराव बढ़ रहा है। हाल ही में कानून मंत्री ने कहा था कि जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है, वहां बहुत राजनीति भी हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है। कानून मंत्री कह रहे हैं जजों की नियुक्ति में पॉलिटिक्स चल रही है, जो बाहर से दिखाई नहीं देती। यह कानून मंत्री का बयान है। सुप्रीम कोर्ट में 50-60 वकीलों के ग्रुप का दबदबा इतना बढ़ गया है कि वो जजों को भी डरा धमका कर रखते हैं। यह कानून मंत्री का बयान है कि कुछ वकीलों का दबदबा बढ़ गया और वो जजेस को डरा रहे। दुनिया भर में कहीं भी जज दूसरे जज की नियुक्ति नहीं करते। जजों का मुख्य काम न्याय देना है, लेकिन आधे से ज्यादा समय जजों की नियुक्ति में जाता है। यह कानून मंत्री का बयान है। कानून मंत्री ने यह भी कहा था कि अगर ऐसा कोई सिस्टम जो पारदर्शी नहीं है, उसके बारे में अगर संबंधित मंत्री नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? फिर लॉ मिनिस्टर का काम क्या रहा? यानी अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ वक्त में नरेंद्र मोदी सरकार, उनके मंत्री खुलकर जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता आए, अकाउंटेबिलिटी तय हो, इसको लेकर बोल रहे हैं। कानून मंत्री का कहना है कि कोई सिस्टम 100% सही नहीं होता, लेकिन हमें बेहतर सिस्टम और बेहतर प्रैक्टिस की तरफ निश्चित रूप से देखना चाहिए। और जब सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को खारिज किया था, जब सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताना चाहिए कि इसका विकल्प क्या है, आपने उसको खारिज कर दिया। आप खुद मान रहे हैं कि सिस्टम में प्रॉब्लम है, लेकिन उसका विकल्प क्या है यह कौन बताएगा? अगर किसी को इस सिस्टम को छूना नहीं है तो जिनको छूना है फिर तो वही बताएंगे ना कि भाई इसका विकल्प क्या है।
जजों की नियुक्ति में विवाद को खत्म करने और कमियों को दूर करने के लिए मोदी सरकार 2014 में 99वां संविधान संशोधन लेकर के जरिए एक कानून लेकर आई थी, जिसमें कॉलेजियम सिस्टम की जगह जजों की नियुक्ति और तबादले के लिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बनाने की पहल की गई थी, जो अभी आपको मैं NJAC बता रहा था। अब क्या था ये भी सुन लीजिए। 2014 में आए NJAC कानून के तहत हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति करने के लिए एक आयोग बनाया गया और इस आयोग में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समेत 6 सदस्य थे, जिसमें चीफ जस्टिस के अलावा 2 वरिष्ठतम जज थे, कानून मंत्री थे और सिविल सोसाइटी के 2 लोग शामिल थे। सिविल सोसाइटी के 2 सदस्य कौन होंगे, यह चीफ जस्टिस, PM और लोकसभा में विपक्ष के नेता को तय करना था। इन दोनों सिविल सोसाइटी के सदस्यों का कार्यकाल 3 साल का तय किया गया था। यानी ऐसा नहीं था कि एक ऐसा आयोग बन रहा था जो सिर्फ सरकार ही तय कर रही थी क्या है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन का भी नाम है, चीफ जस्टिस का भी नाम है, 2 जजेस का भी नाम है। यह कानून अप्रैल 2015 से लागू हुआ, लेकिन 26 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से NJAC कानून को रद्द किया। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता सर्वोच्च मानते हुए NJAC कानून को असंवैधानिक बता दिया और इसे रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा था कि नए कानून में कानून मंत्री के रोल से न्यायपालिका की स्वतंत्रता बाधित होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि कॉलेजियम व्यवस्था में कुछ दोष हैं और मौजूदा व्यवस्था को ठीक करने और उसे पारदर्शी बनाने की जरूरत है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और सरकार को मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बनाना था, जो अब तक नहीं हो पाया। लेकिन आप देखिए, जिस NJAC की बात हो रही है, इस NJAC में 6 सदस्य हैं और इन 6, जिसमें CJI भी शामिल है, 2 जजेस भी शामिल हैं, 2 सिविल सोसाइटी के लोग हैं जिनको CJI प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन तय कर रहे हैं, और एक नाम सिर्फ है कानून मंत्री का। मतलब अगर कानून मंत्री या सरकार चाहे कि किसी को हम बैठा दे उस पद पर, तो 5 वोट जो हैं, अगर आप ये देखेंगे, कानून मंत्री वर्सेस 5 वोट था। लेकिन कोर्ट ने कहा कि भैया ये ठीक नहीं है, कानून मंत्री का इसमें दिखना, हो गया, खत्म हो गया वो। तो अब इस पे बहस की जा सकती है, सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन था क्या वो आपको समझा दूं। कॉलेजियम सिस्टम में सुधार के लिए संसद में भी मांग उठती रही। 15 जुलाई 2019 को राज्यसभा में बीजेपी के सांसद अशोक वाजपेयी ने कहा था कि कॉलेजियम सिस्टम में जातिवाद, परिवारवाद और पेशेवर निकटता जैसे पहलुओं का बोलबाला रहता है। केंद्रीय न्यायिक सेवा का गठन कर उसके जरिए जजों का सिलेक्शन किया जाना चाहिए। इस मांग पर कई दूसरे दलों के सांसदों ने भी सहमति जताई। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज रंगनाथ पांडे ने 2019 में रिटायरमेंट से ठीक पहले प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और कहा कि वर्तमान व्यवस्था में परिवारवाद, जातिवाद और संपर्कों के आधार पर जजों की नियुक्ति होने से न्यायिक व्यवस्था में बदहाली और अयोग्यता बढ़ रही है। इसलिए कॉलेजियम व्यवस्था में बदलाव जरूरी है। इसी तरह से एक बड़ा वर्ग जजों के चयन में ज्यादा पारदर्शिता होने का पक्षधर रहा है और आज से नहीं, सालों से रहा है। अभी मौजूदा सिस्टम क्या है उसको भी समझिए। NJAC आपने समझ लिया क्या होता है, कैसे होता है, क्यों खारिज हुआ। अब कॉलेजियम सिस्टम जो चल रहा है उसको भी बारीकी से समझ लीजिए। कॉलेजियम कानून मंत्रालय को नए जजों की नियुक्ति के लिए जजेस या वकीलों के नामों की सिफारिश करता है। मतलब कॉलेजियम नाम तय करेगा और वो कानून मंत्रालय को भेजेगा कि ये जज या ये वकील हैं, इनके नाम की सिफारिश कर रहे हैं, इनको जज बनाइए, जो भी बनाइए। कॉलेजियम से भेजे गए नामों की कानून मंत्रालय फिर जांच करता है, क्योंकि जो मैं आपको कह रहा था IB वगैरह वो जज के पास तो है नहीं, तो इसका ड्यू डिलिजेंस जो होता है कि ये ठीक है नहीं है, इनका बैकग्राउंड क्या है, ये सब कानून मंत्रालय करता है। फिर बैकग्राउंड जांच हो गया तो ये क्या होता है, ये नाम फिर से कॉलेजियम को भेज दिए जाते हैं कि हमको ये मिला, इसमें कुछ आपत्तिजनक है नहीं है, ये लिख के कानून मंत्रालय भेजता है। इसी के साथ कानून मंत्रालय भी अपनी तरफ से कुछ नाम कॉलेजियम को भेज देता है, ये भी नाम देख लीजिए एक बार। आप चर्चा के बाद कॉलेजियम दोनों पैनल से नामों को कानून मंत्रालय के पास फिर भेजता है। किसका नाम रखना है, नहीं रखना है, कानून मंत्रालय ने जो नाम भेजा उसको रखना है, ये सारा फैसला कॉलेजियम के पास है, जजेस के पास। अगर कानून मंत्रालय को किसी नाम पर आपत्ति नहीं होती है तो इस सिफारिश को राष्ट्रपति के पास तुरंत भेज दिया जाता है। अगर किसी नाम पर कानून मंत्रालय को आपत्ति हो गई तो फिर क्या होता है, ये भी आपके मन में प्रश्न होगा। तो उसको फिर कॉलेजियम को फिर से वापस भेज दिया जाता है कि जरा इसको देखिए, ठीक नहीं लग रहा है, कुछ गड़बड़ मामला है।
अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद दो तरह की स्थिति बनती है। पहली स्थिति यह होती है कि कॉलेजियम कानून मंत्रालय की आपत्ति को स्वीकार करता है और लिस्ट में चेंज कर दिया कि अच्छा ये गड़बड़ लग रहा है, चलो इसको हटाइए, इसका नाम ले लीजिए। इसके बाद मंत्रालय कॉलेजियम में सहमति बनती है और फाइनल हुई लिस्ट को आखिरी सहमति के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। लेकिन दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति यह है कि कॉलेजियम कानून मंत्रालय की आपत्ति को स्वीकार नहीं करता और चर्चा के बाद पुरानी ही लिस्ट केंद्र सरकार को वापस भेज देता है, जिसको स्वीकार करने के लिए करंट सिस्टम में कानून मंत्रालय बाध्य होता है। और अभी यही कह रहा है कोर्ट कि जब हमने दोबारा नाम भेजा तो आप मानिएगा कैसे नहीं? और कानून मंत्री यही कह रहे हैं कि जब हमको सिर्फ मानना ही है, कुछ करना ही नहीं, तो आप नोटिफिकेशन लाके कर दीजिए, फिर हमारा क्या वेट कर रहे हैं? तो ये तनातनी चल रही है। फिर आखिरी सहमति के लिए इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है, जो एक औपचारिकता है। जजों की नियुक्ति को लेकर साल 2019 में कानून मंत्रालय और कॉलेजियम के बीच विवाद इतना बढ़ गया था कि तब के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यहां तक कह दिया था कि कॉलेजियम सिस्टम को सम्मान देते हुए वो ये कहना चाहते हैं कि कानून मंत्रालय और कानून मंत्री जजों की नियुक्ति में हिस्सेदार हैं, वो एक टीम की तरह काम करेंगे। वो बड़ी विनम्रता के साथ ये भी कहना चाहते हैं कि कानून मंत्री होने के नाते वो और उनका मंत्रालय पोस्ट ऑफिस की तरह काम नहीं करेगा कि आपने एक चिट्ठी भेजी, हम इधर आगे बढ़ा देंगे। इतनी बड़ी बात पिछले कानून मंत्री कह के गए और इससे बड़ी बड़ी बातें तो खुदा कानून मंत्री कह रहे हैं। मतलब इतना स्पष्ट है कि इस सिस्टम से नरेंद्र मोदी सरकार संतुष्ट नहीं है, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं। वैसे जजों की नियुक्ति के सिस्टम में बदलाव की मांग सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार में नहीं हो रही, 1980 के दशक से चली आ रही। पहले क्या होता था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को परामर्श देते थे और जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर हो जाया करती थी। 1981 में यह कहा गया था कि चीफ जस्टिस अगर कोई सिफारिश कर रहे हैं तो उचित कारण बताकर सरकार इसे मना कर सकती। फिर आया 1993 का साल, जब कॉलेजियम सिस्टम लाया गया, जो अभी तक चल रहा है। यह कहा गया कि चीफ जस्टिस के साथ 2 सीनियर मोस्ट जज कॉलेजियम में होंगे और वो सिफारिश करेंगे। फिर 1998 में यह कहा गया कि कॉलेजियम सिस्टम को बढ़ाकर 3 की बजाय 5 सदस्य का कर दीजिए, जिसमें 1 चीफ जस्टिस और 4 अन्य सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। 1998 से यह सिस्टम इसी तरह से चल रहा है, लेकिन इसे बदलने की मांग लगातार होती रही, न्यायिक सुधार की कोशिश जारी रही। 1998 के बाद कई कमीशन और कमेटी ने नियमों के परिवर्तन के सुझाव दिए। लॉ कमीशन कई बार ऑल इंडिया लेवल पर न्यायिक सेवा के गठन की सिफारिश कर चुका है, लेकिन न्यायिक सुधार की सबसे बड़ी पहल मोदी सरकार के आने के बाद हुई, जिसमें 2014 में NJAC बिल लाया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे 9 महीने में ही खारिज कर दिया। अच्छा, आप में से कई लोगों के मन में यह प्रश्न होगा कि यह तो हमारे यहां का हुआ, विदेश में क्या होता है? क्योंकि कानून मंत्री ने खुद कहा कि यह भारत में ही होता है कि जज ही जज की नियुक्ति करते हैं। दुनिया में जजों की नियुक्ति कैसे होती है, इसका थोड़ा आपको ट्रैक रिकॉर्ड बताता हूं। जैसे हो गया अमेरिका। अमेरिका में जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सत्ताधारी दल के सीनेटर राष्ट्रपति से कुछ नामों की सिफारिश करते हैं और इसी सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति करते हैं, जिस पर सीनेट मोहर लगाती है। चीफ जस्टिस की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर होती है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में एक बार जज नियुक्त होने के बाद आजीवन जज रहता है। केवल मौत, इस्तीफा या महाभियोग के जरिए ही जज को पद से हटाया जा सकता है। अब देखिए ब्रिटेन का हाल। ब्रिटेन में जजों की नियुक्ति के लिए एक अपॉइंटमेंट कमीशन है। किसी भी जज को नियुक्त करने के लिए कमीशन पूरे देश से आवेदन मांगता है। इन नामों पर वरिष्ठ नेताओं और देश भर के जजों से सलाह ली जाती है। इसमें चुने हुए नामों को प्रधानमंत्री, कैबिनेट के सदस्य, लॉर्ड चांसलर को भेजा जाता है। लॉर्ड चांसलर फिर से नेताओं और जजों से सलाह लेते हैं। आखिर में जिस जज का नाम फाइनल होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस उनकी नियुक्ति का ऐलान करता है। यानी अगर आप देखें मोटे तौर पर, तो भारत में भी इस बात को लेकर कई बार चिंता जताई जा चुकी है कि जज जज की नियुक्ति कर रहे हैं। और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि चूंकि इस देश में न्यायपालिका को इतना सम्मान मिलता है, अगर उन्हें लगता है कि जेएसी या कोई और कानून दखल देने जैसा है, तो इस सवाल का अंत हमेशा के लिए उन्हें खुद कर देना चाहिए कि जज जज की नियुक्ति करते हैं। इससे उनका कद, उनको लेकर जो सोच है वो और मजबूत होगी, कद बड़ा होगा और न्यायपालिका में विश्वास और मजबूत होगा। लेकिन फिलहाल
सरकार और न्यायपालिका आमने सामने नजर आ रहे हैं और टकराव की स्थिति दिख रही है। और चूंकि यह खबर कोई बता नहीं रहा इतने विस्तार से, तो मुझे लगा आपको लगातार इसके बारे में बताना चाहिए। और आपको यह भी बता दूं कि भारत में जजेस के पास काम भी बहुत है। दुनिया में कोई जज इतना काम नहीं करते जितना कि भारत के जज करते हैं। बहुत काम है भाई, ऐसा नहीं है उनके पास काम नहीं है। और ये कानून मंत्री भी कह चुके हैं। कानून मंत्रालय के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली अदालतों तक औसतन हर जज 50 से 60 केस देखते हैं, जो बहुत बड़ी बात है। हमारे यहां के जजेस इतना काम भी कर रहे हैं। लेकिन अगर जजों की नियुक्ति में टकराव होगा, उसी में समय जाएगा, तो वर्क कैसे कम होगा? सुप्रीम कोर्ट में अगर आप देखेंगे इस वक्त, अगर आप देखिए सुप्रीम कोर्ट, यहां पर 27 जज हैं और कमी कितनी है? कमी है 7 जज की। अब बताइए, ये टकराव में ये 7 जजों की कमी बनी हुई है, तो आपका ही ना काम बढ़ेगा, क्योंकि कुल 34 जज यहां हो सकते हैं। अगर आप देखेंगे हाई कोर्ट की जो अदालतें, 1 नवंबर तक के आंकड़े के मुताबिक 25 हाई कोर्ट में जो कमी है, ये 25 हाई कोर्ट का बता रहा हूं, 335 जजेस की कमी, 335। अब सोचिए केसेस लंबे नहीं होंगे तो क्या होगा? क्योंकि यहां पर 1108 जज हो सकते हैं, लेकिन 335 जजों की कमी। और अगर आप लोअर कोर्ट देखेंगे, एलसी, यहां पर करीब 5000 जज के पद खाली, 5000 जज। तो सोचिए कितना जो मौजूदा जज है उन पर प्रेशर है। क्योंकि अगर आप पेंडिंग केस की बात कीजिएगा तो देश भर में 4,70,00,000 केस पेंडिंग है, और 70,000 केस तो अकेले सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हाई कोर्ट में 58,94,000 केस पेंडिंग है। इसलिए यह मसला सुलझना बड़ा जरूरी है। अब बात करता हूं अगले चैप्टर की। चीन में इस वक्त कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था। वहां शी जिनपिंग के खिलाफ नारे लगा रहे हैं लोग, सड़कों पर उतरकर लोग कह रहे हैं कि शी जिनपिंग गद्दी छोड़ो। आज जरा इसका चैप्टर खोलता हूं। आज चीन का चैप्टर खोलना भारत के लिहाज से भी बड़ा जरूरी है। क्या चीन अपने ही लोगों पर टैंक चलाएगा? और नरेंद्र मोदी का वो कौन सा फैसला है जो चीन के लोगों को बचा सकता है? आज ये दोनों बता। लेकिन पहले आपको चीन की राजधानी बीजिंग की तस्वीर दिखाता हूं कि वहां कैसे लोग विरोध प्रदर्शन पर उतर आए। लोग नारे लगा रहे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता से हटाओ। लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म करो, नहीं तो शी जिनपिंग को गद्दी से हटाओ। चीन में अगर शी जिनपिंग के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे तो यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहां पर इस तरह के प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। इस तरह के प्रदर्शन को वहां तुरंत कुचल दिया जाता है, इसलिए वहां जनता आसानी से सड़कों पर नहीं उतरती। लेकिन चीन में इस वक्त जबरदस्त विरोध प्रदर्शन चल रहा है, अलग अलग राज्यों में वहां पे चल रहा है। क्यों? वो जो जीरो कोविड पॉलिसी है उसके तहत जो लॉकडाउन लग रहा है उसका लोग सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। और इसका सीधा मतलब यह है कि जिनपिंग को लेकर चीन की जनता का सब्र अब जवाब दे रहा है। चीन पर गहराई से नजर रखने वाले कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन में उन्होंने सड़कों पर इस तरह का गुस्सा पहले कभी नहीं देखा। ऐसा होता ही नहीं भाई, वहां इजाजत नहीं है। इंडिया तोड़ रही है, कहीं तंबू गाड़े बिरयानी खा रहे हैं और बैठे हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां ये सब नहीं चलता। हमारे यहां लोग बोलने को बोल देते हैं तानाशाही सरकार है। यहां आराम से आप प्रदर्शन करते हैं। लाखों लोगों को रोज दिक्कत हो, सड़क घूम घूम के जाएं, एम्बुलेंस फंसे, लेकिन प्रदर्शन चलता रहता है। वहां ये सब नहीं होता। ये पहली बार इतने दिनों बाद देखने को मिल रहा है। सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए लोग सफेद पेपर लेकर वहां सड़क पर आ गए। लोग हाथों में सफेद कागज लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कागज पर कुछ लिखा नहीं है। ब्लैंक पेपर से ये जता रहे हैं कि लोग बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन बोलने की आजादी ना होने की वजह से कह नहीं पा रहे। सोचिए ये हालत है चीन की। लोग इसके जरिए शी जिनपिंग को मैसेज भी दे रहे हैं कि वो इस खाली कागज पर अपना इस्तीफा लिख कर दे दें। चीन में लोग बेहाल हैं, उनका गुस्सा फूट पड़ा है। बीजिंग में लोग सड़कों पर नारेबाजी कर रहे हैं कि या तो आजादी दो या फिर मौत दे दो। लोग कह रहे हैं मार दो, ऐसे हालत में रख रहे हो, इससे अच्छा तुम मार दो। शी जिनपिंग की तानाशाही नीतियों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। अब वो इन नीतियों से आजादी मांग रहे हैं।
सिर्फ बीजिंग की बात नहीं है, चीन के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन की लहर उठ गई। चीन की आर्थिक राजधानी शंघाई में भी शनिवार और रविवार को शंघाई में हजारों लोगों ने प्रोटेस्ट किया। लोगों ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग और कम्युनिस्ट पार्टी के विरोध में नारे लगाए। लोग मांग कर रहे हैं कि जिनपिंग को सत्ता छोड़ देनी चाहिए। चीन में इस तरह के विरोध प्रदर्शन 1980 के दशक में हुए थे, लास्ट 1980 में, जब लोग बदलाव और आजादी की मांग करते हुए सड़क पर आ गए थे 1980 में। और ये विरोध प्रदर्शन करने वाले भी आम लोग थे, लेकिन चीन ने तब इन विरोध प्रदर्शनों को कुचल दिया था। तब 1989 में बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर पर 10 लाख लोग जुट गए थे और इस विरोध को कुचलने के लिए चीन ने पहले मार्शल लॉ लगाया और फिर चाइनीज आर्मी के टैंक तियानमेन स्क्वायर की तरफ भेज दिए थे। ये उस समय की तस्वीरें दिखा रहा हूं, 1980 के दशक। टैंक भेज दिया लोगों की तरफ, मार दो। निहत्थे लोगों पर चीन के सुरक्षा बलों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। टैंक से निहत्थे लोगों को कुचल दिया था। प्रदर्शनकारियों को कुचलकर उनके शवों को जला दिया और नालियों में बहा दिया गया था। यह है चीन, जो हमारे यहां वामपंथियों को बड़ा पसंद आता है। यह वो चीन है, लोगों पे टैंक चढ़ाकर कुचल देने वाला चीन। बताया जाता है कि तब चीन ने 10,000 प्रदर्शनकारियों को मार दिया और इसीलिए अब लोग कह रहे हैं कि ये जो प्रदर्शन बढ़ रहा है, ये ऐसे ही बढ़ा तो पता चला फिर टैंक वैंक ना भेज देंगे। चीन ने 1989 में तो विरोध प्रदर्शन को कुचल दिया था, लेकिन क्या 2022 में यह मुमकिन है? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि इस बार विरोध अलग तरीके का है। लोगों के मन में सिर्फ एक मुद्दा चल रहा है और वो ये शी जिनपिंग की जीरो कोविड पॉलिसी अब बर्दाश्त नहीं है। लोग सारे नियमों को तोड़कर सड़कों पर निकल रहे हैं। शहरों में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज के छात्र बड़े पैमाने पर विरोध कर रहे हैं। चीन में शी जिनपिंग के खिलाफ नारे लगाना और खुलकर बोलना बहुत बड़ा खतरा होता है भाई। आप लोगों को अगर पता ना हो, कितने तो ऐप्स ही वहां नहीं चलते जो सरकार कंट्रोल कर सकती है, वो ऐप मोबाइल में चलता है। ये सब प्रदर्शन होगा, ये तो कोई सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि वहां क्या करते हैं, ऐसे उठाया और सीधा जेल में। हमारे यहां जैसा नहीं है भाई। लेकिन लोगों को इस बात का भी डर नहीं है कि उनको जेल में डाल देंगे। सोचिए कितनी अति कर दी होगी, कितना ज्यादा उनको परेशान कर दिया होगा लॉकडाउन के नाम पर। और मैं अभी आपको बताऊंगा नरेंद्र मोदी ने जो फैसले लिए थे वो कैसे चीन के लोगों को बचा सकता था और हमारे यहां क्या तमाशा हुआ था, जरा वो आपको आज याद दिलाऊंगा। चीन के लोग अब जिनपिंग को चुनौती दे रहे हैं। इसकी बड़ी वजह है कि जिनपिंग की जीरो कोविड पॉलिसी लोगों की जान ले रही। इससे लोग पहले से ही गुस्से में थे, लेकिन एक घटना से लोगों का गुस्सा सड़क पर आ गया। इस घटना के बारे में भी आपको जानना चाहिए। 24 नवंबर को शिनजियांग प्रांत के उरुमकी इलाके में एक इमारत में आग लग गई। 21 मंजिला इमारत में आग लगने से 10 लोगों की जान चली गई। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि ये लोग बच सकते थे, लेकिन लॉकडाउन लगा था। इस वजह से फायर ब्रिगेड वाले देर से पहुंचे और घर बाहर से लॉक होने के कारण लोग भाग नहीं पाए, क्योंकि उनको लॉक किया हुआ था कि लॉकडाउन है। फायर ब्रिगेड वाला पहुंचा नहीं और बेचारे अंदर जल के मर गए इस लॉकडाउन की वजह से। इस इमारत के फ्लैट्स के मेन गेट को बाहर से सील किया गया। इसकी तस्वीरें चीन के सोशल मीडिया में वायरल हो गईं। इस घटना के बाद चीन में प्रदर्शन तेज हो गया और धीरे धीरे कई शहरों तक फैलता चला गया। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से इस तरह के नियम बनाए गए कि महीनों से लोगों को घरों में परमानेंट कैद कर दिया गया। हमारे यहां तो एनआरसी आया नहीं, लोगों ने माहौल बना दिया, अरे डिटेंशन कैंप में डाल देंगे बिना एनआरसी आए। वहां कोविड आया तो देखो कैसे डिटेंशन कैंप बना रहे हैं, बाहर से दरवाजा सील कर दे रहे हैं। ये हालत कर दी है। सोचिए अंदर सच में एक जगह तो आग लगी, दूसरी जगह कुछ हो जाए, आदमी क्या करेगा? इनसे कोरोना संभल ही नहीं रहा है भाई। इनका तरीका यह है कि लोगों को कैद कर दो, बाहर से जो है वो सील कर दो। वो देख रहे हैं वेल्डिंग चल रही है, बाहर से वेल्डिंग कर दिया दरवाजे को। ये तस्वीरें चीन के चेंगडू शहर की हैं। यहां पर हेल्थ वर्कर्स लोगों के घरों के मेन गेट को सील कर दे रहे हैं। यानी ये घर सोसाइटी में है, यानी एक तरह से पूरी सोसाइटी ही सील कर दी जा रही है। सील करने के लिए वेल्डिंग मशीन का प्रयोग हो रहा है। एक बार सील कर दिए तो फिर कोई खोल ना पाए, ये व्यवस्था है। इतनी भी बुद्धि नहीं लगा रहे कि अंदर जो है उसकी हालत खराब होगी तो कैसे निकलेगा। नहीं, तुम अंदर मर जाओ तो मर जाओ, लेकिन कोविड लेके बाहर ना हो। ये इनका तरीका है कोविड से लड़ने का। चीन की जीरो कोविड पॉलिसी में लोगों को हर दिन
कोविड टेस्ट कराना पड़ता, हर दिन कोविड टेस्ट। इसके लिए हर गली नुक्कड़ में टेस्ट सेंटर बना दिए, लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर कोविड टेस्ट कर रहे हैं। इस दौरान कोई हंगामा ना हो इसलिए हेल्थ वर्कर्स को हाईटेक और आधुनिक हथियार दे दिया कि कोई ज्यादा चू चपड़ कर मारो, वहीं खत्म करो। लोगों का मन है नहीं है, कोविड टेस्ट कराना ही कराना है। हमारे यहां फ्लाइट में बोला कोविड का रिपोर्ट लेके जाओ, तो लोग जुगाड़ ढूंढते थे कि कैसे नकली बन जाए, कौन नाक में जो है वो पाइप घुसाएगा, वो छोटी सी नहीं आती थी 3 लीटर, वहां रोज करना पड़ता है। ये है चाइना और ये है अपना इंडिया। कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है ना। कोविड टेस्ट नहीं कराने का अंजाम आप सोच सकते हैं कि वहां क्या होता होगा। याद कीजिए, चीन पहला देश था जहां से कोरोना आया। चीन पहला देश था जिसने सबसे पहले लॉकडाउन लगाया, और चीन अब भी उन कुछ देशों में है जहां अब तक सख्त लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस साल की शुरुआत में चीन ने टूरिज्म के लिए मशहूर शहर शियान के 1 करोड़ 30 लाख लोगों को 1 महीने के लिए लॉकडाउन में कैद कर दिया। 1 करोड़ 30 लाख लोग को लॉकडाउन में डाल दिया। इस साल मार्च में 2.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाली वित्तीय राजधानी शंघाई में 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगाया, लेकिन 2 महीने तक लोगों को घरों में बंद रखा। इस साल अगस्त में चीन ने करीब 30 शहरों में जीरो कोविड पॉलिसी के तहत लॉकडाउन लगा दिया और उस वक्त पूरे चीन में 6.5 करोड़ लोग कैद थे। सितंबर में शांसी प्रांत है, वहां 2 शहरों में चीन ने लॉकडाउन तब लगा दिया जब वहां पर कोरोना के ना के बराबर मामले थे। पर इतना ये लोग घबराए हुए हैं कोरोना को लेकर कि ना के बराबर मामले में भी लगा दिया डर के मारे, रखो सबको अंदर, किसी को बाहर मत निकलने दो। अक्टूबर में सख्त लॉकडाउन वाले चीन के शहरों और कस्बों की संख्या बढ़कर 150 से ज्यादा हो चुकी थी, जिससे 28 करोड़ लोग प्रभावित थे, लॉकडाउन से प्रभावित थे। और यह सब तब है जब भारत में आप ये भूल चुके हैं कि लॉकडाउन क्या होता है। यह सब तब है जब भारत में लोग जो है वो मास्क को घर में फ्रेम करा कर रख चुके हैं कि ये भी कभी पहनते थे। यह सब तब है जब लोग सैनिटाइजर जो घर में बच गया उसके लिए सोच रहे हैं कि इसी से फ्रिज और टीवी साफ कर देते हैं, थोड़ा ज्यादा साफ होगा। यह भारत का हाल है और यह चीन का हाल है। जीरो कोविड पॉलिसी का मतलब क्या होता है, पहले यह भी सुनिए। चीन में जो जीरो कोविड पॉलिसी चल रही है, जिसका यह विरोध हो रहा है, उसका मतलब होता है कि तब तक टेस्टिंग करो, ट्रेसिंग करो, आइसोलेशन करो, पूर्ण या आंशिक लॉकडाउन करो जब तक कोविड केस जीरो ना हो जाए। लेकिन यह जीरो कोविड पॉलिसी तब काम कर रही थी जब दुनिया के पास कोई चारा नहीं था, जब कोई वैक्सीन नहीं थी। शुरुआत में इसी तरह की पॉलिसी को दुनिया के अलग अलग देशों ने अपने अपने तरीके से लागू किया था, लेकिन चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी को अपनी सफलता बताकर खूब मार्केटिंग की। तब यह भी कहा जाता था कि पूरी दुनिया कोरोना से परेशान है, लेकिन चीन ने इसे कंट्रोल कर लिया। हमारे यहां लोग कहते थे भाई चीन को देखो कंट्रोल कर लिया, हम क्या कर रहे हैं। आज देखो चीन क्या कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं। हमारे यहां कुछ लोगों को इतना मजा आता है ना, अब बगल में देखो क्या हो रहा है, यहां फेल हो गया। अपने देश को फेल बताने में, अपने देश को हारा हुआ बताने में कुछ लोगों को एकदम अंदर से लड्डू फूटता है। अब लड्डू जल गया, खत्म, टूट गया, फूट गया, सड़ गया, बदबू आ रही है उस लड्डू से, खाओ तुम ही, और कोई नहीं खाएगा। लेकिन अब जब पूरी दुनिया ने जीरो कोविड पॉलिसी छोड़ दी और वैक्सीन के सुरक्षा कवच के अलावा वायरस के साथ ही लाइफस्टाइल को एडजस्ट करना सीख लिया, तब भी चीन जीरो कोविड पॉलिसी पर चल रहा है और वो इसे लगातार सही भी ठहरा रहा है। इसी साल अक्टूबर में कम्युनिस्ट पार्टी का 20वां अधिवेशन हुआ तो चीन में सबको यह लगा कि शी जिनपिंग जीरो कोविड पॉलिसी पर कुछ बोलेंगे, कुछ रियायत दे देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बल्कि जिनपिंग ने बहुत जोर देते हुए कहा कि जीरो कोविड पॉलिसी में कोई रियायत नहीं दी जाएगी, क्योंकि उनकी पहली प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है। जिनपिंग इसे साइंटिफिक एंड इफेक्टिव बताते हैं। चीन के ये भी तर्क हैं कि जीरो कोविड पॉलिसी से उसके हेल्थ केयर सिस्टम पर ज्यादा बोझ नहीं आया। जीरो कोविड पॉलिसी से चीन के लोग परेशान हैं। चीन को बड़ा आर्थिक नुकसान भी हो रहा है, वहां की अर्थव्यवस्था बदहाल हो रही है। इसके बावजूद अगर चीन जीरो कोविड पॉलिसी को नहीं छोड़ रहा है तो उसका कारण क्या होगा? कुछ तो कारण होगा, वो कारण सुनिए। पहली वजह है जिनपिंग का ईगो। मैंने बोल दिया कैसे नहीं ये होगा, उसको लग रहा है कि पब्लिक सड़क पर उतर गई, मेरा विरोध कर रही है और मैंने सुन लिया तो कल को और लोग उतरेंगे, बंद करो इनको। उसका ईगो बड़ा है भाई, लोगों की जान वान
नहीं उसको, उसका ईगो बड़ा है कि मैंने बोला है, जो बोल दिया वही सही है। जीरो कोविड पॉलिसी को वापस लेने या उस पर नरमी बरतने का मतलब है कि विरोध के आगे जिनपिंग का झुक जाना। शी जिनपिंग कभी नहीं चाहेंगे कि वो कमजोर दिखें, इसलिए भारी विरोध के बावजूद जिनपिंग इस पर अड़े हुए हैं। दूसरी वजह, जिनपिंग की अथॉरिटी। चीन में लोकल अथॉरिटी कार्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम के तहत चलती है। कार्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम के तहत लोकल कार्डर को जो काम दिया जाता है उसके आधार पर उसकी परफॉर्मेंस देखी जाती है। शी जिनपिंग ने भी अपनी अथॉरिटी को और मजबूत करने के लिए इन लोकल कार्डर को जीरो कोविड पॉलिसी का काम थमा दिया कि लो देखो कोई नहीं निकलना चाहिए। उन्हें यह आजादी दे दी कि वो जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, टारगेट को पूरा करें। जैसे आपको मार्केटिंग में नहीं बोलते कि इतना करके लाओ, अब आपके दिमाग में वो घूम रहा है लाओ लाओ लाओ। यही वजह है कि जीरो कोविड पॉलिसी को बहुत सख्ती से लागू किया गया और इस पॉलिसी के लागू होने से यह साबित हुआ कि शी जिनपिंग की पकड़ अपने कार्डर पर मजबूत है। तीसरी वजह, चीन की वैक्सीन की नाकामी। चीन में कोरोना केस बढ़ने की एक बड़ी वजह चीन की वैक्सीन का फेल होना भी है। वैक्सीन का फेल होना जिनपिंग के फेल होने जैसा है। कई देशों ने चीन को असरदार वैक्सीन देने की पेशकश भी की कि भाई तुम्हारा नहीं चल रहा, एक काम करो ये लो हमारा वाला लगा दो। उसका जिनपिंग का ईगो ही कम नहीं हो रहा। उसने कहा कि नहीं हमको नहीं चाहिए, हमारा ठीक है। अब अगर वैक्सीन असरदार नहीं है तो जीरो कोविड पॉलिसी ही एकमात्र तरीका है, क्योंकि अगर वैक्सीन से हो जाता तो लोग बाहर घूमते आराम से, जैसे हमारे यहां घूम रहे हैं इंडिया में, क्योंकि वैक्सीन तगड़ी बनाई अपने वैज्ञानिकों ने। वहां नहीं बनाई तो बोल रहे घर में रहो, तो लोग सड़क पे आ गए, बोले तुम घर में रहो। घर पे क्या रहोगे तुम, छोड़ो वो पद। चौथी वजह, चीन में कमजोर हेल्थ केयर सिस्टम। चीन अभी तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर पाया है जो किसी कोविड वेव का सामना कर सके। बुजुर्ग आबादी में कम वैक्सीनेशन को देखते हुए चीन किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता। चीन के बारे में कहा जाता है कि ऐसी कई चीजें हैं जो चीन सीक्रेट रखता है, वहां सब कुछ पारदर्शी नहीं है। इसलिए एक आशंका यह भी है कि जो कोरोना केस के नंबर चीन दुनिया को बता रहा है, केस उससे कहीं ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि जितने केस चीन में आ रहे हैं उससे ज्यादा केस तो बाकी देशों में भी आ रहे हैं, लेकिन वहां ऐसी पाबंदी तो नहीं है जैसी पाबंदी चीन में है। इसलिए लोगों को लग रहा है ये बता कम रहा है, मामला है गड़बड़, इसलिए ये सब कर रहा है। ये तो चीन का हाल है, लेकिन आज जब ये चीन का हाल बता रहा हूं तो यहां पर उन लोगों की बात करना बहुत जरूरी है जिन्होंने भारत के कोविड मैनेजमेंट पर सवाल उठाए थे। और मैं ये बात इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि बतौर देश हमें देखना चाहिए कि जब हम संकट से मिलकर लड़ रहे थे, वो कौन लोग थे जो चाहते थे कि देश इस लड़ाई में कमजोर पड़ जाए। यहां लॉकडाउन की स्ट्रेटजी पर सवाल उठाए गए थे, आपको याद होगा। नरेंद्र मोदी को चुन चुनकर गालियां दी गई थी, कोसा गया। थाली ताली का मजाक उड़ाया गया, प्राइम मिनिस्टर थाली बजवा रहे, ताली बजवा रहे। जब वैक्सीन नहीं बनी तो कहे वैक्सीन कहां है, जब वैक्सीन आ गई तो कहने लगे वैक्सीन जल्दबाजी में बना दी। क्या भरोसा। आज इन लोगों को देखना चाहिए कि आज कोविड मैनेजमेंट में भारत की स्थिति क्या है और चीन की स्थिति क्या है, और आपको भी देखना चाहिए, ताकि अगली बार देश जब मिलकर किसी समस्या से लड़े तो आपको ध्यान रहे कि कुछ भी करना है लेकिन इन लोगों को नहीं सुनना है। आज अगर आप देखेंगे चाइना वर्सेस इंडिया करके देख लीजिए आप, एक तरफ चाइना को रखिए और दूसरी तरफ आप इंडिया को रखिए और दोनों की कोविड पॉलिसी पर चर्चा कीजिए कि दोनों ने किस तरह से इसको डील किया। अपने पड़ोसी को देखकर ज्यादा समझ में आता। चीन की आबादी 145 करोड़, भारत की भी कोई कम नहीं है, हम करीब 140 करोड़। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहां लोग कम थे इसलिए हमने मैनेज कर लिया और वो बेचारा नहीं कर पा रहा। अगर दोनों को मिला दीजिए तो दुनिया की कुल आबादी के 36% लोग इन दो कंट्रीज में रहते हैं। अब कोरोना केस की बात कीजिए। कोरोना केस 27 नवंबर को, 27 नवंबर 2022 चीन में 38,503 केस हैं 27 नवंबर को, और भारत में कितने हैं? मात्र 291 केस, मात्र 291, और यहां 38,503। और ये भी लोगों को लग रहा है कि ये भाई झूठ बोल रहा है चीन, इससे ज्यादा ही होंगे।
लॉकडाउन अगर आप देखेंगे, चीन के अंदर जो लॉकडाउन लगा हुआ है वो 80+ शहर में लगा हुआ है और भारत में 0 लॉकडाउन। कोई लॉकडाउन कहीं नहीं लगा हुआ है। लोग घूम रहे हैं, आराम से बिजनेस कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, आराम से वीडियो बना बना के सरकार को गाली दे रहे हैं, सरकार की तारीफ कर रहे हैं। सब चल रहा है देश के अंदर नॉर्मल। अब अगर आप वैक्सीनेशन देखिएगा, मिटाइए वैक्सीनेशन, अगर आप देखिएगा, इधर चाइना, इधर इंडिया। भारत में करीब 90% आबादी जो है, एडल्ट आबादी, 90% को दोनों डोज लग चुकी है। एक काम कीजिए, इसको मिटाने से अच्छा इधर इंडिया कर दीजिए और इधर चाइना कर दीजिए। वैसे दोनों एक ही चल रहा है, यहां भी 90% दोनों डोज लग गई, दोनों जगह 90% डोज लगी हुई। लेकिन इंडिया में 291 केस और चीन में 38,000। क्यों? क्योंकि इनकी डबल डोज जो है वो काम नहीं कर रही, इनकी वैक्सीन काम नहीं कर रही, इसलिए इनकी हालत खराब है। भारत की कोविड मैनेजमेंट पॉलिसी का भारत में ही किस तरह से विरोध हुआ था, मजाक उड़ाया गया था। आज उसके बारे में सोचिए और आप सोचिए कि अगर यह हालत ना होती तो भारत और कितना बेहतर कर सकता था। आपको एक बार फिर से याद दिलाता हूं, क्योंकि मोदी सरकार की जिन नीतियों का मजाक उड़ाया गया, उन्हीं के कारण कोविड काबू में आया। जब कोविड देश में पैर पसार रहा था तो 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू लगा रही थी, जनता कर्फ्यू लगा था। इस दौरान लोगों से अपील की गई थी कि वो अपने अपने घरों में ताली और थाली बजाकर कोरोना वॉरियर्स का उत्साहवर्धन करें। पीएम मोदी के इस अभियान का राहुल गांधी ने उस समय विरोध किया था। कई लोगों ने मजाक उड़ाया था, ताली थाली बजवा रहे हैं, लेकिन वो मनोबल लोगों का बनाए रखने के लिए था। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि कोरोना वायरस हमारी नाजुक अर्थव्यवस्था पर एक कड़ा प्रहार है। छोटे मध्यम व्यवसायी और दिहाड़ी मजदूर इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है। ताली बजाने से उन्हें मदद नहीं मिलेगी। आज नकद मदद, टैक्स ब्रेक और कर्ज अदायगी पर रोक जैसे एक बड़े आर्थिक पैकेज की जरूरत है, तुरंत कदम उठाएं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने, देश के प्रधानमंत्री ने, पहले लोगों की जिंदगी बचाई और सेकंड वेव में अर्थव्यवस्था बचाई, जिसका नतीजा आज यह है कि भारत दुनिया में सबसे बेहतर स्थिति में, दुनिया में। तो जो लोग सवाल उठाते थे कि इनको क्या आता है, ताली बजवा रहे, थाली बजवा रहे, आज वो पूछिए उनसे पलट के, ये चीन में क्या हो रहा है बताओ जरा, अगर इनको कुछ नहीं आता था तो। इसी तरह से जब भारत में वैक्सीन बन गई और लोगों को लगनी शुरू हुई तो वैक्सीन का ही विरोध शुरू कर दिया गया। अखिलेश यादव ने कहा था कि यह बीजेपी की वैक्सीन है, इसे नहीं लगवाएंगे, बीजेपी की वैक्सीन लोग बता रहे थे। आज वही वैक्सीन देश को बचा के रखी हुई है। यहां 200 केस है, 271 केस है, वहां 38,000 केस है चीन में। वो बनाई हमने वैक्सीन, हमारे वैज्ञानिकों ने। उसके बाद वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत भारत ने कई देशों को वैक्सीन भेजी तो इसका भी विरोध किया। कांग्रेस ने पोस्टर जारी करके कहा था कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। आम आदमी पार्टी ने भी ट्वीट करके सरकार की वैक्सीन डिप्लोमेसी पर सवाल खड़े किए। भारत की कोविड मैनेजमेंट को लेकर दुनिया भर की संस्थाओं और बड़े नेताओं ने भारत की तारीफ की। मई 2022 में टोक्यो में हुए क्वाड समिट के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत की कोरोना पॉलिसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की थी। जो बाइडेन ने चीन से भारत की कोरोना पॉलिसी की तुलना करते हुए चीन की पॉलिसी को फेल बताया था। जो बाइडेन को दिख रहा था, लेकिन हमारे यहां लोग देखना नहीं चाहते थे कुछ लोग। अप्रैल 2022 में तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत की वैक्सीन की तारीफ करते हुए कहा था कि भारत आज दुनिया की फार्मेसी बन गया है और यहां तक कि उनकी बांह पर लगा कोरोना का टीका भी भारत का है। बोरिस जॉनसन ने कहा कि उन्होंने इंडियन वैक्सीन लगाई है, इसी ने उन्हें ठीक किया है, भारत का बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया भारत का धन्यवाद कर रही थी और हमारे यहां कुछ लोग शायद चाहते थे कि भारत वैसे ही चीन की हालत में हो जैसा आज चीन है। अगस्त 2022 में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में भारत की कोविड मैनेजमेंट पॉलिसी की तारीफ हुई। इस रिपोर्ट में लिखा कि भारत सरकार ने वो कदम उठाए जिससे जरूरी मेडिकल उपकरणों की आपूर्ति बढ़ी। जिन चीजों की भारत के पास कमी थी उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लोकल मार्केट की मदद की गई। कोरोना के दौरान सप्लाई चेन को बनाए रखने के लिए कंप्यूटराइज्ड सिस्टम को अपनाया गया। यह वर्ल्ड बैंक तारीफ कर रहा था और हमारे यहां लोग
इनको कुछ नहीं। अप्रैल 2022 में आईएमएफ ने कहा था कि कोरोना के बावजूद भारत ने एक्सट्रीम पॉवर्टी को बढ़ने नहीं दिया और उसे 1% तक सीमित किया। जून 2022 में अमेरिका के वित्त विभाग ने कहा कि कोरोना के 3 वेव के बावजूद भी भारत की अर्थव्यवस्था फिर से संभल गई है। जिस आदमी को इतना कोसा गया, नरेंद्र मोदी को, उन्हीं ने सारे फैसले लिए, लीड किया कि कल को जो होगा वो मैं अपने ऊपर लूंगा। प्राइम मिनिस्टर हूं ना भाई, देश को चला रहा हूं। लॉकडाउन लगाओ, लोगों को बचाओ। दूसरा लॉकडाउन लगाओ, अर्थव्यवस्था को बचाओ। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करो कि इससे निपट सकें। वैक्सीन अपनी ही लगाएंगे, विदेशी ताकतों के दबाव में नहीं आएंगे। ये सारे फैसले इस आदमी ने अपने सीने पर लिए। कल को इतना भी गलत होता, जो कई लोग प्रार्थना कर रहे थे कि हो जाए, तो सब इन्हीं को टारगेट करते, लेकिन ले लिया, बचा भी लिया, निकाल भी लिया और देश खड़ा है। सितंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कोविड मैनेजमेंट के लिए भारत सरकार की तारीफ करते हुए कहा था कि जो भारत ने किया वो कोई दूसरा देश नहीं कर पाया। और यही वजह है प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में टॉप पर है। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की तरफ से जारी अप्रूवल रेटिंग के मुताबिक अगर आप देखेंगे, फिर रेटिंग आई और यह रेटिंग क्या कहती है इसको देखिए। इस रेटिंग में दुनिया के नेताओं में नंबर 1 पर कौन है? भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम, नरेंद्र मोदी का। और इनकी अप्रूवल रेटिंग है 77%। और मई 2021 में अगर आप देखेंगे, ये अभी है, और मई 2021 में ये अप्रूवल रेटिंग कितनी थी आपको पता? तब भी दुनिया में सबसे ज्यादा थी, लेकिन 64%, 64%, 13% और बढ़ गई है। जो बाइडेन अमेरिका के, वो हैं 41% पर, इनकी गिर गई मई 2021 में। अगर आप देखेंगे यूएस प्रेसिडेंट, इनकी अभी है करीब करीब 41% और मई 2021 में थी 54%, गिर गई इनकी रेटिंग। ऋषि सुनक ब्रिटिश पीएम 10वें रैंक पर है, इनकी रेटिंग है 36%। मतलब कोई आसपास भी नहीं है जहां नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री। तो इसलिए यह हालत है कि आप, अब यहां तो घंटी बजी गई, लेकिन कई लोगों की पॉलिटिकल घंटी जो है वो कब बजेगी मैं समझ नहीं पा रहा। कब इधर से दिमाग झनझनाएगा और देश के बारे में सोचना शुरू होगा। लेकिन आपको याद दिला दूं, आज एक खबर रह गई है जो मैंने आपको टीज की थी, आपको बोला था बताऊंगा, कि जलती सिगरेट देखने वालों को कैंसर कैसे हो रहा है। अब टाइम तो खत्म हो गया, ये कल आपको बताऊंगा। इस खबर में क्या है ये सोचते सोचते सिगरेट मत पीजिएगा और ना जलती सिगरेट देखिएगा। कल बताऊंगा 8:50।